नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके डेली करंट अफेयर्स के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। फिर से आज हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड आपके करंट अफेयर्स लेके फिर आपके समक्ष हाजिर हैं। देखिएगा, हमारे जो करंट अफेयर्स के सेशन में पहली हमारी स्लाइड है उसको देखिएगा और इसको समझिएगा। तो पीएम अनवील्स नेशनल एम्बलम एट अटॉप न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारी बनी है उसके ऊपर पीएम यानी आपके प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक जिसे माना जाता है, जो कि आपका है अशोक स्तंभ, इसका जो है अनावरण किया है। अशोक स्तंभ का क्या किया है आपने? आपका अशोक स्तंभ या अशोक जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक है उसका क्या किया है? आपका अशोक पिलर का क्या किया है? आपका अनवील यानी अनावरण किया हुआ है। कहां पे ये अशोक पिलर स्थित है? तो जो न्यू पार्लियामेंट बन रही है हमारी, कौन सी? न्यू संसद भवन यानी न्यू पार्लियामेंट जो हमारा बन रहा है, कहां पे बन रहा है? तो दिल्ली में ही बन रहा है। और जो ये न्यू पार्लियामेंट बन रहा है इसे बोला जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या बोला जा रहा है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके तहत जो है हमारा न्यू पार्लियामेंट जो है आपका बनाया जा रहा है। इसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर क्या है आपका? ये जो आपका इस जो अशोक स्तंभ है ये स्थित रहेगा। इसका वजन आपसे पूछा जाए तो 9500 किलो यानी 9500 किलो वजन है। साथ में अगर इसका आपसे हाइट पूछा जाए तो 4.34 मीटर्स जो है इसकी हाइट हो जाएगी। और ये किससे बना है? तो ये ब्रॉन्ज से बना हुआ आपका प्रतिमा है। ब्रॉन्ज से बना हुआ आपकी प्रतिमा है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो न्यू पार्लियामेंट है उसके ऊपर ये जो है आपका है, और जो न्यू पार्लियामेंट का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये किसके हाथ में है? तो ये टाटा कंपनी के हाथ में है। और जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है वो बनेगा कब तक और कब से इसमें स्टार्टिंग हुई है बनने की? तो याद रखना, इसमें 971 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। कितने करोड़ का? 971 करोड़ का खर्चा आने वाला है। 1 अक्टूबर 2020 से जो है इस जो है आपकी नए पार्लियामेंट का काम शुरू नहीं हुआ है। इसका जो है उद्घाटन किया गया था 1 अक्टूबर 2020 से। ठीक है, तो इस तरह आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है तैयार हो रहा है जिसमें हमारी नई पार्लियामेंट बनेगी। और नई पार्लियामेंट की अगर हम यहां पे बात करेंगे तो नई पार्लियामेंट की आपकी जो कैपेसिटी होगी वो आपकी कैपेसिटी हो जाएगी 1272। कितने लोगों की नई पार्लियामेंट की कैपेसिटी होगी? 1272 हमारी नई पार्लियामेंट में कैपेसिटी होगी। इतने ज्यादा सांसद हम बिठा सकते हैं। साथ में अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा इस नई पार्लियामेंट यानी संसद में बदलाव करने की जरूरत या संसद में बदलाव करने की आवश्यकता के लिए सबसे पहले सवाल उठाया गया, तो आपकी एक लोकसभा की स्पीकर थी जिनका नाम था मीरा कुमार। ये आपकी फीमेल स्पीकर थी। ये मीरा कुमार जो है आपकी फीमेल स्पीकर थी। इनके द्वारा 2012 में सबसे पहले ये बात लोकसभा के अंदर उठाई गई थी। एक और आपकी जो है फीमेल स्पीकर हैं जिनका नाम है सुमित्रा महाजन। उन्हें भी जानते होंगे आप, सुमित्रा महाजन जी। तो ये भी आपकी एक फीमेल स्पीकर हैं। ठीक, मीरा कुमार जी के द्वारा जो है 2012 में ये नई पार्लियामेंट का जो है सवाल उठाया गया था। यहां पे एक और चीज आपको जाननी जरूरी है कि हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट है वो उसे किसने बनाया? तो एडविन लुटियन के साथ साथ में आपके हर्बर्ट बेकर साहब ने जो है क्या किया? हर्बर्ट बेकर साहब ने नई पार्लियामेंट को जो है क्या दिया? स्पेस दिया, जगह दी और नई पार्लियामेंट आपकी जो है क्या की? बनाई। ठीक, एडविन लुटियंस के साथ साथ हर्बर्ट बेकर साहब ने जो है नई पार्लियामेंट बनाई। ठीक, इसीलिए आपकी जो लुटियंस जो पार्लियामेंट के आसपास का दिल्ली की जगह है उसे बोलते हैं लुटियंस दिल्ली। क्या? लुटियंस दिल्ली उसका जो है नाम बोला जाता है। लुटियंस दिल्ली उसका नाम बोला जाता है क्योंकि वहां पे जो पार्लियामेंट बनी थी वो एडविन लुटियंस के द्वारा बनाई गई थी। कब इसका काम शुरू हुआ था? तो 1921 में काम शुरू होकर 1927 में इसका काम कंप्लीट हुआ था। 1927 में इसका जो है वर्क आपका कंप्लीट हुआ था। जो अभी हमारी क्या है? पार्लियामेंट है। और इसका पुराना नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था। इसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव
काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसका पुराना नाम था जब ये बनी थी 1927 में, लेकिन 1950 में हमने आज़ाद होने के बाद इसका नाम रख दिया इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट इसका जो है नाम रख दिया गया था। ठीक, तो आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी हमारी पार्लियामेंट से रिलेटेड। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं और अगली आपकी प्रेस कटिंग को देखते हैं हम लोग। यहां पे देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड महाराष्ट्र स्पीकर टू डिफर डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस। तो यहां पे क्या हुआ है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ उनके 15 विधायकों पे जो पहले बागी हुए थे, जो विधायक अपनी पार्टी को छोड़ते हैं उन्हें बोलते हैं बागी विधायक, जो आपके पहले ही एकनाथ शिंदे के साथ साथ 15 विधायक बागी हो गए थे, बाद में 39 हो गए थे टोटल वो, लेकिन पहले बागी हुए थे, तो उनपे पहले ही आपका पार्टी का व्हिप जारी हो चुका था। तो उन्हीं 15 एमएलए और एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो है आपका व्हिप जारी किया गया था। किसके द्वारा? शिवसेना के द्वारा। तो शिवसेना ये मांग कर रही है कि जो व्हिप जारी हुआ था, व्हिप जो जारी हुआ था उसके तहत उनका सस्पेंशन होना चाहिए। वो जो है आपके किस में नहीं बैठे रहने चाहिए, वो आपके जो है विधानसभा में महाराष्ट्र की में ना बैठे, उनका सस्पेंशन होना चाहिए। और जब वो व्हिप जो जारी हुआ था वो व्हिप खत्म हो जाए, यानी जब स्पीकर कह दे, अध्यक्ष कह दे कि भाई ये डिस्क्वालिफाइड नहीं है, यानी ये दल बदल विरोधी कानून इन पे लागू नहीं होता है, तब वो दोबारा से जो है अपने विधानसभा में आ सकते हैं, यानी एक्टिव हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका दल बदल विरोधी कानून है, दल बदल विरोधी कानून है, इसके तहत, दल बदल विरोधी कानून के तहत कौन विधायक दल बदल रहा है, कौन सांसद दल बदल रहा है, उस पे ये कानून लागू होगा या नहीं होगा, ये कौन तय करेगा? तो अध्यक्ष तय करेगा विधानसभा लोकसभा में, और चेयरमैन आपका तय करेगा किसमें? आपका विधान परिषद और आपकी राज्यसभा के अंदर चेयरमैन यानी तय करेगा आपका, और अध्यक्ष तय करेगा, स्पीकर तय करेगा किसमें? लोकसभा एवं विधानसभा में। ये इसके ऊपर जो है रख छोड़ दी जाती है। और कितने टाइम में तय करेगा कि इस पे जो है दल बदल विरोधी कानून लगेगा या नहीं लगेगा? तो टाइम का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कितने भी टाइम में ये तय कर सकता है, कितने भी टाइम में तय किया जा सकता है अध्यक्ष या चेयरमैन द्वारा। ठीक है, तो यहां पे एक बात और समझना है आपको कि क्या अध्यक्ष अगर किसी पे तय करता है कि दल बदल विरोधी कानून लगेगा या नहीं लगेगा, अगर वो कहीं इसमें पक्षपात करता है तो क्या होगा? तो हम उसका न्यायिक पुनर्विलोकन करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू उसका करा सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इतनी बात यहां पे क्लियर हो गई होगी। तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी जो है अध्यक्ष को रुक जाना चाहिए, जो राहुल नार्वेकर जो नए अध्यक्ष बने हैं आपके, राहुल नार्वेकर, जो कि आपके सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष भी है, स्पीकर ऑफ विधानसभा ऑफ महाराष्ट्र, तो इनसे सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट की है कि अभी इनको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। ये 15 विधायक के साथ साथ एकनाथ शिंदे साहब जो सीएम बन चुके हैं, उन पे डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट ना हो। अभी जो है क्या करेगा? अभी जो है आपका सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई करेगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इंडिया सेट टू बीट चाइना इन पॉपुलेशन, यूएन रिपोर्ट। तो भारत की बात करें तो भारत जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा स्थान लेता है, लेकिन जो है पहले नंबर पे कौन है? आपका चाइना है। लेकिन यूएन की एक रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के आधार पे बहुत ही जल्दी इंडिया जो है प्रथम स्थान पे आ जाएगा। इंडिया सेट टू बीट चाइना इन पॉपुलेशन, यूएन रिपोर्ट में बोला गया है। कब तक आ जाएगा भारत इसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो 2023 तक जो है भारत किसको बीट कर देगा? चाइना को बीट कर देगा। यहां पे एक बात और जानने वाली बात है कि 11 जुलाई को, मैंने कल ही बताया था, 11 जुलाई को हम लोग जनसंख्या दिवस मनाते हैं। इसमें लोगों को प्रेरित करते हैं कि जनसंख्या जो है कम रखनी चाहिए, जनसंख्या हमारे लिए खतरनाक बन सकती है, एक जनसंख्या विस्फोट की तरह फैलेगी है और पूरे के पूरे रिसोर्सेज को, पूरे के पूरे संसाधनों को क्या कर देगी? खत्म कर देगी। तो यहां पे 2023 की जो है इंडिया की जनसंख्या जो है किस पे चली जाएगी? आपकी टॉप पे चली जाएगी। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमने कल बताया था जनसंख्या दिवस पे, हमने जनसंख्या के दिवस पे क्या एक थीम भी थी जनसंख्या दिवस को बनाने की, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल। अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, अ वर्ल्ड ऑफ 8 मिलियन
टूवर्ड्स अ रेजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्लिपिंग पे चलते हैं और नेक्स्ट चीज को देखते हैं हम लोग। यहां पे आरबीआई सेट्स अप, तो आरबीआई सेट्स अप सिस्टम टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार अब पैसे में भी किया जा सकता है। किस में किया जा सकता है? रुपी में भी इंटरनेशनल व्यापार किया जा सकता है। ऐसे नियम जो है आरबीआई लेके आया है। आप आईएनआर यानी इंडियन नेशनल रुपी में भी क्या कर सकते हैं, आप अब से क्या कर सकते हैं, आप अपना जो है इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं यहां पे। तो अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई एक्ट 1934 की तहत जो है स्थापना हुई थी। आरबीआई कहां स्थापित हुआ था? तो याद रखना है कलकत्ता में पहले स्थापना हुई थी इसकी 1935 में। आरबीआई 1934 के एक्ट के तहत स्थापित हुआ था, लेकिन कब स्थापना हुई थी? तो याद रखना है 1935 में स्थापना हुई थी। कलकत्ता से आपका कहां ट्रांसफर हो गया है? बॉम्बे में जो है आरबीआई का ट्रांसफर हो चुका है, बंबई में है। तो बॉम्बे में आपकी कब ट्रांसफर हुई? 1937 में आरबीआई का ट्रांसफर हुआ था बॉम्बे के अंदर। आरबीआई जो है हमारी आपकी सेंट्रल बैंक आ जाएगी। चलिए देखिए, अर्जुन बबूता विंस एयर राइफल गोल्ड। तो अर्जुन बबूता जी हैं जो इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, किसमें? एयर राइफल में। तो देखिएगा, इन्होंने जो है आपका भारत को पहली बार क्या मिला है? फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 में। तो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 में क्या मिला है? आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 में तो इन्होंने भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया है। भारत को पहली बार क्या दिलाया है? गोल्ड मेडल दिलाया है मेंस 10 मीटर राइफल इवेंट में। किसमें? मेंस 10 मीटर राइफल इवेंट में, ठीक है। 10 मीटर राइफल इवेंट में मेंस में क्या दिलाया है? आपका गोल्ड मेडल दिलाया है। और किससे हराया है इन्होंने? तो लुकास कॉन्जेंस्की को। किसे हराया है? तो लुकास कॉन्जेंस्की को हराया है। तो लुकास कॉन्जेंस्की की अगर बात करें तो ये टोक्यो ओलंपिक्स में क्या जो है हासिल किया था इन्होंने? टोक्यो ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने क्या हासिल किया था? तो सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया था। सिल्वर मेडल इनको मिला था। इनको हरा के ही जो है आपके अर्जुन बबूता ने क्या किया है? भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। कहां पे? आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 में। और आईएसएसएफ की बात करेंगे तो ये आपका चांगवोन कोरिया में। कहां पे हुआ था इस बार? तो चांगवोन कोरिया के अंदर हुआ था, ठीक। कोरिया के अंदर ये आपका क्या है? ये आपका इस बार चांगवोन कोरिया के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। और कोरिया की अगर बात करेंगे यहां पे तो कोरिया की जो राजधानी है वो क्या है? आपने याद रखनी है। साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं तो सियोल इसकी जो है आपकी राजधानी हो जाएगी। और इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा बार आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 को किसने जीता है? तो राल्फ शूमान। कौन है भाई? राल्फ शूमान ने सबसे ज्यादा बार जो है आपके इस आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 को जीता है। राल्फ शूमान की बात करेंगे तो इन्होंने 39 अभी तक गोल्ड मेडल इसमें जीते हुए हैं, ठीक है। आईएसएसएफ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। आईएसएसएफ तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है इसका क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम हो जाएगा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप। कहां पे इस बार जो है आपका
आयोजन किया गया था चांगवोन कोरिया के अंदर। कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल आपकी कोरिया की राजधानी हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे पीएनबी साइंस एमओयू, पीएनबी जो है एक समझौता पत्र पे, समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम के। तो किसके साथ किए हैं? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, डिफेंस मिनिस्ट्री या एसबीआई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के साथ क्या किया है? इन्होंने एक समझौता किया है। तो भारतीय वायुसेना के साथ जो है इन्होंने एक समझौता किया है। अगर हम यहां पे पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक आपकी 1894 के अंदर इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1894 के अंदर इसकी स्थापना होती है और इसके संस्थापक लाला लाजपत राय साहब को माना जाता है। लाला लाजपत राय साहब को जो है इसका क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। लाजपत राय को इसका क्या माना जाता है? लाला लाजपत राय को इसका संस्थापक आपका माना जाता है। और इसमें अगर इनका दूसरा नाम पूछा जाए तो दयाल सिंह मजीठिया, तो दयाल सिंह मजीठिया भी आपके इन्हीं से संबंधित रहेंगे। इन दोनों को ही संस्थापक माना जाएगा। तो याद रखना इस बात को भी, दयाल सिंह मजीठिया जो है नाम पूछा जा सकता है आपसे। तो लाला लाजपत राय तो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, तो ये तो हैं ही संस्थापक में, लेकिन इनकी सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए आपके दयाल सिंह मजीठिया साहब भी आपको वहां पे उपस्थित रहे हैं और उन्होंने मदद की है पीएनबी की स्थापना में। यहां इसी के साथ आपको एक बार और जान लेनी है कि सबसे पुरानी भारत की बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपकी कहां पे थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपकी 1770 में जो है भारत में स्टैब्लिश हुई है। और यहां पे एक बात और आपको जान लेनी है। क्या बात जान लेनी है? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता, साथ में बैंक ऑफ आपकी बॉम्बे, ये तीनों का ही मर्जर कर दिया गया था। कब? तीनों का ही मर्जर 1921 में करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था सभी को। क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1935 में, 1955 में, इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या 1955 में बना दिया गया? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमारा बैंकों का थोड़ा सा छोटा सा इतिहास है, ये आपको याद रखना है। और ये जो आपका ये जो साइन हुआ है एमओयू, इसके तहत नए नए डिजाइंड प्रोडक्ट दिए जाएंगे जो हमारी वायुसेना और तीनों सेनाओं को दिए जाएंगे। साथ में इसमें 50 लाख और 100 लाख, 50 लाख और 100 लाख का क्या है आपका? इनमें जो आपके सेना है, जो आपके सैनिक हैं, उनके लिए 50 लाख का इंश्योरेंस और 100 लाख का इंश्योरेंस है। अगर आप पर्सनल आपकी कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो 50 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। और एयर में अगर कैजुअलिटी हो जाती है, यानी आपकी एयरफोर्स में कोई भी कैजुअलिटी एयर में हो जाती है, तो 100 लाख का आपको क्या मिलेगा? इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा? तो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा आपका ये प्रोसेस किया जाएगा। तो आई थिंक इतनी बात पंजाब नेशनल बैंक से आपको यहां पे इस एमओयू से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम अर्न विथ लर्न, यानी सीखो और उसी के साथ साथ क्या करो? कमाओ भी। ये योजना किस सरकार ने चालू की? तो त्रिपुरा की सरकार ने जो है आपकी ये जो है योजना चालू की है। त्रिपुरा की अगर बात करेंगे तो त्रिपुरा की जो है कैपिटल हो जाएगी क्या? अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी? अगरतला। साथ में आपको याद रखना है जो ये योजना है ये 3rd ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। तीसरी वर्ष में जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनके लिए ये योजना आपकी जो है अवेलेबल की गई है। इससे पहले विद्यालय चलो अभियान भी किसके द्वारा चलाया गया था? विद्यालय क्या भाई? विद्यालय चलो अभियान। कौन सा अभियान? विद्यालय चलो अभियान भी किसके द्वारा चलाया गया था? तो
त्रिपुरा गवर्नमेंट के ही द्वारा ये भी अभियान आपका चलाया गया है। साथ में आपको याद रखना है, गवर्नर की बात करें तो गवर्नर आपके एस.एन. आर्या हो जाएंगे। एस.एन. आर्या साहब क्या हो जाएंगे? आपके गवर्नर हो जाएंगे। गवर्नर यानी राज्यपाल हो जाएंगे। किसके? त्रिपुरा के गवर्नर हो जाएंगे। साथ में आपको एक बात और यहां पे याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? आपको याद रखनी है कि यहां के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मानिक शाह साहब जो हैं यहां के अभी नए नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। मानिक शाह साहब, ठीक है। इतनी बात यहां त्रिपुरा से और इस स्कीम से याद रखनी होगी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। इरिडा, इरिडा एक क्या है? मिनी रत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी या एनजीओ? तो ये एक मिनी रत्न कंपनी है कैटेगरी 1 की, ठीक है। तो कैटेगराइजेशन होता है कंपनीज का। तो इरिडा क्या है? ये आपकी एक मिनी रत्न कंपनी है और हाल ही में इरिडा में जो है आपके जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जो है यहां पे एक मीटिंग हुई थी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इरिडा क्या है? एक इंडियन इरिडा क्या है? एक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इरिडा आपकी क्या है? ये आपकी एक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है और इसकी अगर बात करें तो स्थित कहाँ है? तो दिल्ली में ये जो है स्थित है आपकी। साथ में इसमें एक और बात आपको याद रखनी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी यानी जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है उस पे नए नए क्या करती है? आयामों को ढूंढती है। और अगर इसकी बात करें तो इसे 2021 में ग्रीन ऊर्जा अवार्ड ये जो है इसको मिल चुका है। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जो है इसे दिया जा चुका है। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया जा चुका है इसे। और इसका मोट्टो क्या है? इसका आपका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य याद रखना, इसे एनर्जी फॉर एवर यानी हमेशा के लिए ऊर्जा रहनी चाहिए। एनर्जी फॉर एवर, ये इसका क्या है? आपका मोट्टो हो जाता है। किसका मोट्टो हो जाता है? तो आपका इरिडा का ये मोट्टो हो जाता है। और इरिडा से संबंधित जो न्यूज है अभी वो ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE के स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो आपके स्टेट मिनिस्टर हैं यूनियन के, वो जो है अभी इरिडा में गए थे और वहां पे इन्होंने क्या किया? इसकी देखरेख की और समझी कि चीजें यहां पे क्या चल रही हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसका अगर हिंदी लिखेंगे हम तो लिख देंगे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय आपका ऊर्जा मंत्रालय ये हो जाएगा। इसके अगर मिनिस्टर की बात करेंगे, इस मंत्रालय के आपके मिनिस्टर कौन है, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो आप उनका नाम याद रखेंगे। राजकुमार सिंह जो है इस मंत्रालय के अभी मंत्री हैं। तो आपसे पूछे जा सकते हैं राजकुमार सिंह साहब इस मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, यानी इस मंत्रालय को देख रहे हैं, अभी इस मंत्रालय के मंत्री हैं। लेकिन याद रखना जो इरिडा में अभी गए थे इसके एक समारोह में, उनका नाम आपका है भगवंत खूबा। उनका नाम है भगवंत खूबा जो है उनका नाम हो जाएगा। तो याद रखना इन दोनों में ये जो भगवंत खूबा हैं ये स्टेट मिनिस्टर हैं, यानी राज्य प्रभार इन्हें है किसका? MNRE का ही, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के ये स्टेट मिनिस्टर हैं भगवंत खूबा, और ये राजकुमार सिंह आपके जो है इसके मिनिस्टर हैं, यानी मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। और इनके द्वारा कहा गया है कि इरिडा को मिनी रत्न कंपनी से नवरत्न कंपनी का हम दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इरिडा जो है बहुत ही अच्छा कार्य करती जा रही है और बहुत जो है
इसमें आगे जो है बहुत सारी संभावनाएं विकसित होने की क्षमता रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर सामाजिक अधिकारिता शिविर, सामाजिक अधिकारिता शिविर जो कि किसके लिए जो है शिविर लगाया जा रहा है, किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये आपका सामाजिक अधिकारिता शिविर जो है किसके द्वारा लगाया जा रहा है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लगाया जा रहा है। किसके लिए? तो ये जो दिव्यांग जन है, किसके लिए? जो ये दिव्यांग जन है उनके लिए, आपका दिव्यांग जनों के लिए आपका लगाया जा रहा है। किसके लिए लगाया जा रहा है? तो याद रखना दिव्यांग जन, ठीक है, दिव्यांग जनों के लिए जो है आपका लगाया जा रहा है। कहां पे इसका आयोजन है? तो लखनऊ, जिसे इत्र नगरी के नाम से, इत्र नगरी के नाम से जानते हो आप, इत्र नगरी, ठीक है, इत्र नगरी के नाम से इसे लखनऊ कन्नौज को जाना जाता है। तो कन्नौज में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। किस मंत्रालय के द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। क्या है? सामाजिक अधिकारिता शिविर, जो कि दिव्यांग जनों के लिए आपका आयोजन इस शिविर का किया जा रहा है कन्नौज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इसी के साथ ये हमारा आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन होगा हमारे करंट अफेयर्स के सेशन का। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड विजनन भारतीय ऑर्गेनाइजेस 2-डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रफुल्ल चंद्र रेज। प्रफुल्ल चंद्र रे का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका आपका जो उनका आपका क्या है, जो उनका योगदान है, उसके लिए 2 दिवसीय, कितने दिवसीय? 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है चलाया जा रहा है, कि चलाया जाएगा किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय और विज्ञान भारती दोनों को साथ लाके। तो ये कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रफुल्ल चंद्र रे कौन थे? तो ये केमिस्ट भी थे, साथ में फ्रीडम फाइटर भी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एंड बी, बोथ इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। और इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया। जो आपके प्रफुल्ल चंद्र रे हैं, इन्हें फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया, साइंस इन इंडिया, इनको ही आपका क्या कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, और इनके बारे में अगर और जानना है तो इनका जन्म 1861 में बांग्लादेश में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है आपकी कलकत्ता में 1944 में हुई थी। तो ये आपके जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था तभी ये जन्मे भी थे और इनकी डेथ भी हुई। इसी के साथ साथ आज हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन था वो एंड होता है और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग जुड़े रहिए और इसको नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू गाइस।